चैप्टर का डालेंगे कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। ठीक है, तो आज तक हम जो पढ़ते आ रहे थे कंपाउंड्स, दे वर सिंपल कंपाउंड्स। ठीक है, बट इस चैप्टर में हमें सिंपल कंपाउंड्स ना पढ़ के पढ़ने हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, जिनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या एक और नाम है इनका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। और जो हम पढ़ते थे वो सिंपल कंपाउंड्स है, जैसे कि MgCl2, K2SO4, Na2SO4, NaCl, ये सब भी कंपाउंड्स है, राइट। बट ये सब सिंपल कंपाउंड्स है। और वहां भी वैलेंसी होती थी कि सोडियम की वैलेंसी 1 है NaCl में, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है MgCl2 में, राइट। तो इस टाइप की वैलेंसी को अब अपन इस चैप्टर में प्राइमरी वैलेंसी का नाम देंगे। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती थी? वैलेंसी का मतलब क्या था? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एटम या एलिमेंट। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली सोडियम की वैलेंसी 1 है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मैग्नीशियम की 2 है क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दोनों ही केस में क्लोरीन की 1 है क्योंकि वो एक गेन कर रहा है, राइट। तो ये कहलाती है उनकी प्राइमरी वैलेंसी। इनसे बनते थे सिंपल कंपाउंड्स। तो जब ये बन रहे थे, इनकी वैलेंसी खत्म हो गई थी, तो फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों आए? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में दो टाइप की वैलेंसी होती है, और हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, फॉलोड बाय अ काउंटर आयन। एक आयन जो होता है वो बाहर होता है, जैसे कि हमारा एक कैट आयन और एक एन आयन होता है ना। इन द सेम वे, जब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है तो उसमें भी एक कैट आयन और एक एन आयन होता है, जिसको हम काउंटर आयन बोलते हैं। ठीक है, ये एन आयन भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स एंटिटी, जो ब्रैकेट के अंदर है मतलब वो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है। ऐसे हम पहचानते हैं कि कॉम्प्लेक्स एंटिटी कौन सी है हमारे कंपाउंड में। तो जो ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो इंक्लोज्ड है, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट्स भी हम लगाते हैं ना। जैसे अगर मुझे लिखना होता है NH4 का ट्वाइस SO4, हम यहाँ स्मॉल ब्रैकेट भी लगाए हैं, तो उसका मीनिंग अलग होता है। स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग होता है कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स एंटिटी। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी के अंदर हमारे अलग टाइप के बॉन्डिंग होती है। बाहर वाली बॉन्डिंग तो आयनिक होती है या कोवेलेंट होती है, पर जो अंदर की बॉन्डिंग है वो होती है कोऑर्डिनेट। तभी नाम पड़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जैसे आयनिक कंपाउंड्स, उसमें आयनिक बॉन्ड्स होती है, कोवेलेंट कंपाउंड्स, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स होती है। इन द सेम वे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होंगी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स में हम पढ़ते थे ना क्लास 11th में, हमने चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग में 3 टाइप की बॉन्डिंग पढ़ी थी, इनफैक्ट 4 टाइप की बॉन्डिंग पढ़ी थी। आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, और चौथी क्या थी? वंडरवॉल फोर्स नहीं, वो बॉन्डिंग थोड़ी ना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस, गेन या शेयर नहीं होता, बट डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के कारण वो काइंड ऑफ बॉन्डिंग है, राइट। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स हमने जब चैप्टर 4 में पढ़ा था, तो उसमें अपन क्या पढ़े थे कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनती है। वहां भी शेयरिंग होती है, बट द शेयरिंग इज नॉट म्यूचुअल। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में कैसा होता था? दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के, इसे कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। जैसे कि HCl में होता है, H ने अपना एक इलेक्ट्रॉन सामने रख दिया, Cl ने अपना एक इलेक्ट्रॉन सामने रख दिया, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग दिखाते हैं अपन ऐसा। तो यहाँ पे इसको कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती। शेयरिंग होती है बट म्यूचुअल नहीं। कहने का मतलब वो शेयर्ड पेयर किसी एक का होगा, पर शेयर दोनों करेंगे। जैसे कि हम इसके पहले भी 2 टाइप के कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स पढ़ते थे, वो था H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन एंड अमोनियम आयन। ये 2 एग्जांपल हम पढ़ते थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब पढ़े थे हम क्लास 11 कि अमोनिया के पास पहले से ही 3 हाइड्रोजन है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना, बट हैविंग अ लोन पेयर। तो ये लोन पेयर H पॉजिटिव के साथ क्या बना सकता है? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, H पॉजिटिव का तो कुछ भी नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी तो उसने खो दिया ना, तब तो बना H पॉजिटिव। तो अब उस H पॉजिटिव का शेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, पर अमोनिया के पास तो एक पेयर है ना, तो वो डोनेट नहीं कर सकता। डोनेट करेगा तो खुद भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो शेयर करेगा।
तो इस टाइप की बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिनोटेड बाय एरो। कोवेलेंट बॉन्ड में हम सिर्फ डैश लगाते हैं, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एरो आता है, एंड दैट एरो इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एलिमेंट जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, काइंड ऑफ थिंग। इसलिए तो उसका नाम एक और होता था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कोआयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। व्हाई इट इज कोआयनिक? क्योंकि इसमें दोनों कैरेक्टर हैं, शेयरिंग हो रही है, कोवेलेंट है, पर इलेक्ट्रॉन कोई एक ही दे रहा है, तो आयनिक कैरेक्टर भी है। इलेक्ट्रॉन तो यही दे रहा है ना जिसके पास लोन पेयर है, वही दे पाएगा, उसके पास है लोन पेयर। इसलिए वाटर के पास 2 लोन पेयर है, वो भी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके शेयर कर सकता है। से तो ये इसी से बनता है हाइड्रोनियम आयन। वाटर कैसा है? O है, यहाँ पे 2 H के साथ ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड बनी हुई थी, पर इसके पास 2 लोन पेयर थे। अगेन ऐसे ही एक H पॉजिटिव घूमते फिरते आया, उसने इसके साथ क्या बना लिया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अगेन ये भी क्या है? आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये भी एक तरह का कोऑर्डिनेट कंपाउंड है जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आप देख रहे हैं कि क्या रिक्वायरमेंट क्या है? जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं उनके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए, तभी तो वो डोनेट कर पाएंगे ना, विदाउट डिस्टर्बिंग देयर ऑक्टेट। अपना ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है। एक तो ये कंडीशन होती है। दूसरी, जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है या शेयर कर रहा है, उसके पास भी तो खाली जगह होनी चाहिए ना एकोमोडेट करने के लिए। अगर हाइड्रोजन के पास पहले से जो s ऑर्बिटल है, अगर उसके अंदर पहले से 2 इलेक्ट्रॉन होते, तो वो क्यों इससे एक्सेप्ट करता? समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो 2 रिक्वायरमेंट होती है। एक, जो डोनेट कर रहा है उसके पास लोन पेयर होने चाहिए, वो कहलाता है लाइगेंड्स। क्या कहलाता है? लाइगेंड्स। ये है जो इलेक्ट्रॉन पेयर हमें देंगे। और सेकेंड होता है आपका मेटल एटम, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला है, और उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, तभी तो वो शेयर कर पाएगा। ओवरलैपिंग होनी चाहिए ना। हमने पढ़ा ना बीबीटी में, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने क्या पढ़ा है कि बॉन्ड्स क्यों बन रही हैं? बिकॉज द ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड। दोनों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर लेते हैं एंड दे फॉर्म अ बॉन्ड, राइट? तो दे शुड हैव अ व्हाट? एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो ये जनरली डी ऑर्बिटल्स का यूज करते हैं, इसलिए जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, दे ऑल फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। एल्कली मेटल्स का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं देखेंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं देखेंगे, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल फुल है ना। इनके पास खाली रहती है डी ऑर्बिटल्स जो डी ब्लॉक में है। उनके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनके पास डी ऑर्बिटल्स खाली हैं, दे हैव द स्पेस टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स। तो इस टाइप के लाइगेंड्स आएंगे उनके पास, और उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। बट इससे क्या होता है ना, उनकी सेकेंडरी वैलेंसी, एक नया कंसेप्ट अपन को यहाँ पर पढ़ना है, वो है सेकेंडरी वैलेंसी। आज तक हम सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी पढ़ते आ रहे थे कि प्राइमरी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लूज, गेन या शेयर करके सेटिस्फाई हो जाती है, बट सेकेंडरी वैलेंसी का कंसेप्ट आया, उसको सेटिस्फाई करते हैं आपके लाइगेंड्स, ठीक है। दे सेटिस्फाई द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द मेटल एटम। तो अब मेटल की 2 टाइप की वैलेंसी होगी। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय द एटम या ग्रुप ऑफ एटम बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी बाय फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। एंड द सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय लाइगेंड्स बाय फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आ रही बात? इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड आए, मतलब कंपाउंड्स आए, ठीक है। मतलब ऑलरेडी एक कंपाउंड जो पहले से स्टेबल था, उसने और क्यों बॉन्डिंग कर ली, क्यों बन गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? क्योंकि उसकी कुछ सेकेंडरी वैलेंसीज भी थी, जिनको लाइगेंड्स ने सेटिस्फाई कर दिया बाय फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो इसी केमिस्ट्री को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोल रहे हैं। जो शेप, हाइब्रिडाइजेशन हमने सिंपल कंपाउंड्स के लिए पढ़ा है, वही सारी चीजें हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी पढ़नी है। sp3, sp3d, sp3d2, ये सब हमारे अलग अलग टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते थे ना। एंड बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन हम ज्योमेट्री पढ़ते थे कि sp होगा तो लीनियर होगा, sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनार होगा, sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा, sp3d में वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा, sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। याद है ना? यहां भी वही सारी चीजें होंगी, क्योंकि ये भी तो कंपाउंड्स है, इनका भी शेप होगा, इनका भी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होगा, ठीक है। ओके, फिर इनका नॉमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे। जैसे उनका नॉमेनक्लेचर हम 9th क्लास में पढ़ते थे पहली बार, पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, फॉलोड बाय एनायन का नाम लिखते हैं, नहीं? और एनायन का नाम लिखते समय हम आइड लगा देते हैं,
जैसे NaCl का नाम क्या पड़ा, सोडियम क्लोरीन नहीं बोलते, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो जो पहला कैटायन लिखा हुआ उसका नाम एज इट इज रहेगा, और एन आयन का नाम चेंज होकर के आइड लग जाएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड सो ऑन। तो ये नॉमेनक्लेचर इनका था। तो ऐसे ही इन कंपाउंड्स का भी नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे। इनके भी सेट ऑफ रूल्स होंगे कि हम इसको कैसे नेमिंग करेंगे। दोनों चीजें अपन IUPAC में पढ़ते थे, स्ट्रक्चर दे दिया नाम लिखो, नाम दे दिया स्ट्रक्चर बनाओ। तो वही चीज यहाँ पे भी होगी, आपको नाम दे देगा। और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा फाइनल एग्जाम में भी, एक क्वेश्चन में मतलब नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। देखिए ये हमारे लिए नया नॉमेनक्लेचर है। ऑर्गेनिक वाला नॉमेनक्लेचर तो हम पढ़ चुके हैं 11th में, उससे क्वेश्चन आ भी चुके हैं। तो अब ऑर्गेनिक वाला नॉमेनक्लेचर आपको परेशान नहीं करेगा, बट ये जरूर करेगा। तो इससे एक क्वेश्चन हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे। समझ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में? ठीक है, फिर इसमें भी अलग अलग थ्योरी है। जैसे हमने वहां पे VBT पढ़ा था, याद है? MOT याद है? क्या था फुल फॉर्म MOT का? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एक VBT पढ़ते थे, उसके पहले वेस्पर भी पढ़ते थे। वेस्पर थ्योरी कि कैसे ज्योमेट्री कैसे आई, वेस्पर थ्योरी से तो स्टार्ट हुआ था कि मेटल के अराउंड कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, जिनमें से कुछ बॉन्डेड होते हैं, कुछ लोन होते हैं। ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड अल्टीमेटली द कंपाउंड गेट्स अ स्ट्रक्चर। मतलब इतना रिपल्शन होगा कि एक समय आएगा कि रिपल्शन बंद हो जाएगा। तो अगर दो बॉन्ड पेयर होंगे तो आपस में कितना रिपेल कर पाएंगे एक दूसरे को, इतना बस। यहाँ जाओगे तो ये वापस यहाँ से रिपल्शन हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो और रिपल्शन हो जाएगा। तो ये उनका फाइनल स्ट्रक्चर हो गया, इक्विलिब्रियम पहुंच गया। तो ये उनका लीनियर स्ट्रक्चर बन गया। सेम हैपेंस विद 3 बॉन्डेड पेयर्स। ये बॉन्ड पेयर इसको कितना कर पाएगा, इतना ही कर पाएगा। अगर और रिपेल करेगा तो ये वाला इसको और रिपेल कर देगा। तो अल्टीमेटली दे गेट अ ट्राइगोनल प्लेनार ज्योमेट्री, जहां पे 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री एंगल हो जाता था। तो वेस्पर थ्योरी से हमने ज्योमेट्री सीखा था, प्रिडिक्ट करना। उसके बाद VBT आया था, उसके बाद MOT आया था। तो यहाँ भी हमें थ्योरीज पढ़नी है अलग अलग। समझ रहे हैं? जैसे वहां पे अलग थ्योरी थी, यहाँ की थ्योरी थोड़ी अलग होंगी। बट अगेन वहां हम वो थ्योरीज पढ़ क्यों रहे थे, ये जानने के लिए कि बॉन्डिंग कैसे होती है ना। VBT ने हमको बताया कि हाफ ऑर्बिटल होना चाहिए, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी ओवरलैपिंग हो पाएगी। दैट इज द रीजन व्हाई कि He2 क्यों नहीं होता, क्योंकि He का तो पहले से ही S कंप्लीट है पूरा 1s2। तो वो एक और 1s2 का कैसे ओवरलैप कर पाएगा? मतलब He will not be able to overlap with another He। कहाँ है खाली, कैसे होगा ओवरलैपिंग? वही हाइड्रोजन में एक ऑर्बिटल में हाफ फील्ड है, दूसरा ऑर्बिटल भी हाफ फील्ड है। जब दोनों पास आएंगे तो एक अपोजिट स्पिन हो जाएगा, ओवरलैप होगा, और ये बन जाएगा आपका H2। H2 पॉसिबल है, He2 पॉसिबल क्यों नहीं है, ये अपन ऐसा बताते थे। MOT पढ़ के अपन कैसा बताते थे, बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे। याद है वो डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम ऐसा बनता था। फिर एक और एनर्जी लेवल डायग्राम। तो वहां हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे, एंटी बॉन्डिंग, एन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स हाफ इंटू NB माइनस NA। अगर वो 0 आ जाएगा मतलब बॉन्डिंग है ही नहीं, 1 आएगा मतलब सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 2 आया तो डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 3 आया तो ट्रिपल बॉन्ड है, एंड सो ऑन। तो वो वहां की थ्योरीज थी, यहाँ की थ्योरीज थोड़ी सी अलग होंगी। ठीक है, चलिए। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। एक डेफिनेशन लिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स, coordination compounds are the compounds in which coordination compounds are the compounds in which the central metal atom, in which the central metal atom, in which the central metal atom is linked to a is linked to a number of ions, is linked to a number of ions or neutral molecules, by coordinate bonds, by coordinate bonds. That is by donation of, that is by donation of
lone pairs of electrons, that is by donation of lone pairs of electrons, lone pairs of electrons by these ions, by these ions, by these ions or neutral molecules, or neutral molecules to the central metal atom, to the central metal atom, to the central metal atom. ठीक है, एग्जाम्पल लिखना नीचे, एग्जाम्पल CuNH3 का 4 2 पॉजिटिव, ये एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी बनाई है ना, जिसके अंदर क्या होते हैं, एक सेंट्रल एटम होता है जो जनरली मेटल होगा और जनरली ट्रांजिशन मेटल होगा। क्यों, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि उसके पास डी वाले खाली ऑर्बिटल्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो इलेक्ट्रॉन जो आने वाले हैं, अमोनिया जो उसको देने वाला है, उसको बैठाने के लिए वो खाली जगह रख सके, है ना। ठीक है, और बगल में उसके क्या होता है, लाइगेंड्स, लाइगेंड्स नाम दिए थे इसको अपन, जो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन पेयर अपने पास रखे हुए हैं लोन पेयर के फॉर्म में, और वो इनको डोनेट करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो ये होती है कॉम्प्लेक्स एंटिटी। ये पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो न्यूट्रल होगा ना, जैसे हमारे नॉर्मल कंपाउंड्स होते हैं, MgCl2 न्यूट्रल है, बट यहाँ ये न्यूट्रल है क्या, नहीं, ऊपर चार्ज है ना। ये कंपाउंड कब बनेगा, जब इसके साथ लेट्स से सल्फेट आयन आ गया, और सल्फेट आयन तो जानते हैं, तो ये 2 और 2 कैंसिल होकर के फाइनली कंपाउंड क्या बन जाएगा, CuNH3 का 4 और बाहर SO4, ये हो गया आपका कंपाउंड। दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये जो मैंने ऊपर लिखा ये सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी है या कोऑर्डिनेशन एंटिटी है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज्ड होती है, समझ में आ रहा है। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम दो ही चीजें मेंशन करते हैं, मेटल एटम फॉलोड बाय लाइगेंड्स। क्लियर है, लाइगेंड्स वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले हैं, मेटल एटम वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला है उनसे, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ओवरऑल जो इसका चार्ज आप देख रहे हैं 2 पॉजिटिव, वो कहां से आया है, अमोनिया तो न्यूट्रल होता है, अमोनिया तो न्यूट्रल होता है, तो जो भी 2 पॉजिटिव वो किसका ऑक्सीडेशन नंबर है, कॉपर का। इसका 0 होता है ना, अगर आपको चाहिए कि सर कॉपर का कितना होता है तो आप इसको x ले लो, इसको 0 ले लो, और हम जानते हैं ना रेडॉक्स रिएक्शन में हम पढ़ते थे कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ऐड करो x + 0 = 2, तो कितना आया x 2, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 2। समझ में आ रही बात, इसको लिखो, एक एग्जांपल ये है ना, एक एग्जांपल और लिखना, FeCN6 का 4 नेगेटिव, मतलब मैं ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये बताने के लिए कि कॉम्प्लेक्स एंटिटी सिर्फ कैटायन नहीं होती है, कॉम्प्लेक्स एंटिटी एनायन भी हो सकती है। Am I clear? FeCN6 4 नेगेटिव, ठीक है। अब Cn क्या होता है, व्हाट इज Cn, साइनाइड, Cn इज साइनाइड, इसका पावर होता है 1 नेगेटिव, Cn 1 नेगेटिव। आप लोग याद हो ना, HCN होता है, KCN तो पढ़ेगा ना आपने, KCN से तो अपन Cn निकालते थे ना हेलो एल्केन में कार्बन बढ़ाने के लिए, याद है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते थे जिससे Cn ऐड हो जाता था, बाद में उसका हाइड्रोलिसिस करा के उसको एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन था ना, ऐसा कन्वर्ट करना है। तो KCN HCN में होता था, इसका ओवरऑल चार्ज क्या होता है -1, इसका +1, तभी तो ऐड होके 0 हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये जो 4 नेगेटिव चार्ज मिला है वो कैसे मिला, ध्यान देना एक बार, इसका खुद का सबका -1 है, तो ध्यान दे रहे हैं इधर, इसका सबका -1 है, टोटल -6 हो जाएगा, और ये क्या होना चाहिए +2, तब तो -6 + 2 -4 होगा ना। Am I clear? तो आपको मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए, ओवरऑल चार्ज आपको पता रहेगा, ये जो लाइगेंड है इसका चार्ज आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप मेटल एटम का प्रेडिक्ट कर पाए, वरना तो Fe3 भी हो सकता था। Fe के तो 2 होते हैं ना, वेरिएबल वैलेंसी, फेरस फेरिक 2+, 3+, बट ये कैसे 2+ है समझ में आया हमको, हमने इसको x ले लिया, तो x - 6 = -4, तो x = +6 - 4, दैट विल बी +2, तो इसलिए अपन ने कंक्लूड किया कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है इस कंपाउंड में। ठीक है, कंपाउंड है ये आयन है अभी तक। कंपाउंड कब बनेगा, जब एक और कोई कैटायन आएगा, कैटायन अब तो क्योंकि ये ऑलरेडी आयन है ना,
इसको किसकी जरूरत है, कैटायन की जरूरत है। तो लेट से कैटायन आ गया घूमते घूमते Na पॉजिटिव, ठीक है, तो कंपाउंड क्या बनेगा, नहीं अब एनायन तो बाद में आएगा ना। चलो मैं एक्चुअली मैं ही गलत बना दिया, मुझे इसको यहां बनाना चाहिए था, कहां पे, इधर, है ना। अरे कैटायन तो लेफ्ट साइड में लगता है ना, कोई भी कंपाउंड हो, हमारे सिंपल कंपाउंड में भी हम कैटायन को पहले लेफ्ट में लिखते हैं, नाम लिखते वक्त भी कैटायन पहले आता है फॉलोड बाय एनायन। तो यहाँ ये Na पॉजिटिव आ गया, अब बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, Na के पास तो पावर 1 है, तो वो जब जम करके इधर जाएगा तो यहाँ तो 1 ही आएगा, तो 1 तो हम लिखते नहीं है, और ये 4 इधर आएगा, तो Na4, बाकी पूरा वही रहेगा, FeCN का 6। अब ये कंपाउंड है, इन्हीं के नाम अपन को पढ़ने हैं IUPAC, इसको अपन नाम, इसका नामकरण कैसे करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये भी एग्जांपल लिख लिए दोनों, ये वाला और ये वाला। अभी सिर्फ कॉम्प्लेक्स एंटिटी लिखो, अपन आते हैं भी काउंटर एंड क्या होता है, भी अपन पढ़े नहीं है तो उसको मत लिखना ना, ये वाला पार्ट ही मत लिखना, ठीक है, क्लियर है दोनों एग्जांपल, ठीक है। ओके, तो ये जनरल स्ट्रक्चर होता है हमारे किसी भी कॉम्प्लेक्स एंटिटी का, मेटल एटम फॉलोड बाय द लाइगेंड्स, ठीक है, और वो लाइगेंड्स कितने हैं ना, वो बताता है हमारे मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या बताएगा वो, क्योंकि देखो अगर 4 NH3 है यानी कि 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रही है, 6 CN नेगेटिव है यानी कि आयरन 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है साइनाइड के साथ, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6, और कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4, क्लियर है। ये है इनकी सेकेंडरी वैलेंसी, क्या है सेकेंडरी वैलेंसी, क्योंकि हमको पता है कि कॉम्प्लेक्स एंटिटी के अंदर जो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं वो कौन करते हैं, लाइगेंड्स। कितने लाइगेंड्स हैं 4, तो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी 4 हो गई, कॉपर की सेकेंडरी वैलेंसी 4 हो गई, आयरन की सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नीचे लिखेंगे द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है हमारा, है ना, फिर एक है DNF, द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री dealing with the study of dealing with the study of dealing with the study of coordination compounds is known as coordination chemistry, is known as coordination chemistry, is known as coordination chemistry, ठीक है। एक सब डालिएगा, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, फर्स्ट लिखेगा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, जो अपना पहला एग्जांपल भी है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स एंटिटी का ओवरऑल चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। एक लाइन लिख लो बस इसके नीचे, इन दिस कॉम्प्लेक्स आयन कैरीज अ नेट पॉजिटिव चार्ज, इन दिस कॉम्प्लेक्स एंटिटी, ENTITY, इन दिस कॉम्प्लेक्स एंटिटी या कॉम्प्लेक्स आयन भी बोल सकते हो, कैरीज अ नेट पॉजिटिव चार्ज, कैरीज अ नेट पॉजिटिव चार्ज। कुछ एग्जांपल और लिखो, दो, एक तो ऊपर लिख चुके अपन कैटायन का, दो और लिखते हैं, लिखेंगे। अब बस मैं मेटल एटम का नाम बता रहा हूं और लाइगेंड का नाम बता रहा हूं, आप लोग लिख लेंगे ना स्क्वायर ब्रैकेट लगा के। तो पहला लिखना, एक मेटल एटम कोबाल्ट है और अमोनिया लाइगेंड है, वो 6 है, और ओवरऑल चार्ज +3, लिख पाएंगे। क्या करना है आपको, ब्रैकेट के अंदर कोबाल्ट का सिंबल क्या होता है, CO, C कैपिटल ओ मत लिख देना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा फिर, समझ रहे हैं क्या, C स्मॉल ओ इज कोबाल्ट, और अमोनिया मैंने कितना बोला 6, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है, ओवरऑल 3 पॉजिटिव, और ये 3 पॉजिटिव कोबाल्ट का ही ऑक्सीडेशन नंबर भी है, क्योंकि एमोनिया तो न्यूट्रल होता है, ठीक है। एक एग्जांपल और लिखना, मेटल एटम है आपका निकल, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, सुन लो पहले, और अगेन इसमें भी 6 अमोनिया है,
निकल है जिसका कोऑर्डिनेशन सॉरी जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है एंड इसमें भी 6 अमोनिया है, फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। बना लिए? क्या लिखे हो? अगेन NiNH3 का 6+2, ये लगाए कि नहीं +2, और ये +2 यहीं से आया निकल का पूरा, वो तो 0 है। तो ऐसे अपन ओवरऑल चार्ज भी निकाल सकते हैं, इसका +2 और इसका 0 ऐड करके कितना हो गया? +2। तो विच हैव अ नेट पॉजिटिव चार्ज, इसको अपन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो सेकंड लिख लो, सेकंड क्या होगा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। लिखो एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एक एग्जांपल ऊपर लिखे हैं FeCN6 4 नेगेटिव, एक आधा और लिखते हैं। एक लाइन, वन लाइन डेफिनेशन लिख लो इसका भी। इन दिस कॉम्प्लेक्स आयन कैरीज अ नेट नेगेटिव चार्ज। हो गया? एग्जांपल, मेटल एटम है सिल्वर विथ 1+, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1+ है सिल्वर का, Ag+, है ना। और साइनाइड दो, दो साइनाइड है, तो AgCN2 हो जाएगा। मुझे चार्ज चाहिए, कितना होगा चार्ज? 1 नेगेटिव। साइनाइड का -2 हो जाएगा टोटल, और इसका +1 है, -2 + 1 इज -1। तो फॉर्मूला बन जाएगा इसका AgCN का ट्वाइस 1 नेगेटिव। 1 नहीं लिखते हैं, लिख भी दोगे तो गलत नहीं है, ठीक है। थर्ड लिख लो, थर्ड। अब एक कैटायनिक हो गया, एक एनायनिक हो गया, तो एक क्या होगा? न्यूट्रल। ठीक है, देखो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, इसका क्या लिखोगे? कॉम्प्लेक्स एंटिटी में, अब आयन मत बोल देना क्योंकि वो आयन थोड़ी ना है, चार्ज नहीं है ना उसके पास। कॉम्प्लेक्स एंटिटी हैज 0 नेट चार्ज, कॉम्प्लेक्स एंटिटी हैज 0 नेट चार्ज, कॉम्प्लेक्स एंटिटी हैज 0 नेट चार्ज। एग्जाम्पल लिखेंगे एक, देखें पहले सुन लो। मेटल एटम है कोबाल्ट, और लाइगेंड 6 है, जैसे भी आपने कोबाल्ट का लिखा ना 6 थे ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। पर जरूरी नहीं है कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 8 टाइप का ही लाइगेंड सेटिस्फाई करे। मान लो अमोनिया के साथ साइनाइड भी आ गया, तो दोनों मिलकर सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि हो सकता है 3 अमोनिया हो तो 3 साइनाइड होगा। टोटल 6 चाहिए ना हमें, तो जरूरी नहीं कि वो 6 अमोनिया हो, अलग भी हो सकते हैं। इससे अपन 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, एक होता है होमोलेप्टिक और दूसरा क्या होगा? हेट्रोलेप्टिक। एज द नेम सजेस्ट, होमो मतलब सेम। If the secondary valencies of a metal atom is satisfied by only one kind of ligand, it is known as homoleptic. Simple. और अगर उसका पूरा सेकेंडरी वैलेंसी 2 या 3 टाइप के लाइगेंड सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। समझे क्या? है ना? होमो मींस सेम, ऑल द लाइगेंड्स आर सेम, ऑल आर अमोनिया। बट अब जो हम कोबाल्ट का कंपाउंड लिखने वाले हैं, इसमें अमोनिया अकेला नहीं है, साथ में एक लाइगेंड और है, तो ये हेट्रोलिप्टिक का एग्जांपल हो जाएगा। आगे मैं डिफाइन करवा दूंगा, ठीक है। तो देखो एग्जांपल क्या बना मैंने। कोबाल्ट आपका मेटल एटम है, 3 अमोनिया है और 3 क्लोराइड है, 3 अमोनिया है और 3 क्लोरीन है। तो अच्छा, अमोनिया पहले लिखना, क्लोरीन को बाद में लिखना, ठीक है। अभी वो रीजन में आपके क्लियर हो जाएगा आपको आगे, ठीक है। तो क्या लिखे, पहले CO लिख लिए, फॉलोड बाय इन ब्रैकेट अमोनिया, ब्रैकेट के बाहर 3 एंड Cl3 लिख दिए। इसका ओवरऑल चार्ज कैलकुलेट करो तो क्या होगा। अच्छा, मैंने कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, +3, जैसे यहां था, है ना। तो +3 हुआ तो इसका +3, अमोनिया तो 0 होता है और क्लोराइड -1 होता है, तो 3 है तो -3, तो +3 -3 0। समझे क्या क्यों हुआ?
कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने 3 दिया है, अमोनिया आपका 3 है, और क्लोरीन भी आपका 3 है, क्लोराइड 3 है, तो इसका +3 और इसका ओवरऑल -3 विल मेक इट 0। तो ये भी एक तरह का न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। समझ आए क्या? क्लियर है? ठीक है, तो ये एक एग्जांपल लिख लेना। ठीक, चलिए नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे। नोट, ये 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स हो गए, कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल। हाँ, नोट करके एक पॉइंट लिखना, नोट हाइफन डाल के लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट सुने? ये सुने? सॉल्ट का टाइप में पढ़ते थे ना, बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट, डबल सॉल्ट। जैसे पोटैश एलम, फिटकरी सुने? फिटकरी, उसको पोटैश एलम बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। और उसमें 2 नॉर्मल सॉल्ट का मिक्सचर होता है। अब बनाते कैसे हो समझना है इसको, डबल सॉल्ट कैसे बनता है। आपने 2 सिंपल सॉल्ट लिए, एक ये सॉल्ट है पोटेशियम सल्फेट, और ये दूसरा सॉल्ट है एल्यूमिनियम, अच्छा एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का राइस। ये 2 सॉल्ट लिया आपने, दोनों को वाटर में मिक्स कर दिया, डिसॉल्व हो गए। अब उसका आप कर रहे होगे क्रिस्टलाइजेशन, तो पानी उबलना चालू होगा, रह जाएंगे क्रिस्टल्स सॉल्ट के, तो अब वो क्रिस्टल कहलाएंगे इन दोनों के मिलाकर, क्योंकि दोनों मिक्स हो चुके हैं, डिसॉल्व हो चुके हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें अटैच हो जाते हैं, एंड दोज वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ब्लू विट्रियोल। तो वैसे ही इसमें 24H2O अटैच रहते हैं एक मॉलिक्यूल। हाँ, मोहर सॉल्ट, ये पोटैश एलम है, एक मोहर सॉल्ट भी है। ये सब डबल सॉल्ट के एग्जांपल है। तो क्वेश्चन ये है मेरा, मतलब जो हमने हेडिंग लिखा है वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो, मेजर डिफरेंस ये है कि जब आप इनका आयनाइजेशन कराते हो, आप इनको वापस पानी में डालो डबल सॉल्ट को, तो ये सारे अलग अलग हो जाएंगे, जितने भी आयंस है ना सब अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में चले जाएंगे। मतलब K पॉजिटिव मिलेगा आपको, SO4 2 नेगेटिव मिलेगा आपको, Al3 पॉजिटिव मिलेगा आपको, और यहां का भी SO4 2 नेगेटिव मिलेगा। मतलब ऑल आर चेंज्ड इनटू, या ऑल आर चेंजिंग इनटू देयर सिंपलेस्ट आयंस। पर वही काम आप एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के साथ करो, K4 FeCN6, ये था ना हमारा FeCN6 का 4 नेगेटिव, K1 पॉजिटिव होता है, वहां पर Na से बनाए थे, अरे अभी तो पीछे बनाए थे, इधर से लाया था ना Na, तो K भी तो ला सकते हैं, वहां Na4 था, मैंने K4 ले लिया। इसको अगर आप पानी में डालोगे तो आपको 2 ही आयन मिलेंगे, एक K पॉजिटिव और एक पूरा का पूरा FeCN6 का 4 नेगेटिव। मतलब ये और Cn नेगेटिव नहीं मिलेगा आपको, Fe2 पॉजिटिव भी नहीं मिलने वाला, ये और अपने सिंपल आयन में ब्रेक डिसोसिएट नहीं होते हैं। समझ रहे हैं? ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, लिखना इसके बारे में। हाँ, both double salts as well as complexes, both double salts as well as complexes, both double salts as well as complexes are formed by the combination of, are formed by the combination of, are formed by the combination of 2 or more stable compounds, 2 or more stable compounds, 2 or more stable कंपाउंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये इस डबल सॉल्ट की बात, सॉरी इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करें ना, तो ये 2 कंपाउंड से मिलकर बना है, पोटेशियम साइनाइड एंड फेरस साइनाइड। समझे? इन दोनों को मिक्स किए तो एक नया सॉल्ट बन गया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो वैसे ही इन दोनों को मिक्स किए थे तो नया सॉल्ट बन गया था, डबल सॉल्ट, पोटेशियम। ठीक है, ओके। तो क्या लिखे, फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड्स, फुल स्टॉप। double salt such as, double salt such as, double salt such as
मोहर सॉल्ट, MOHR एपिस्ट्रॉफी S, MOHR एपिस्ट्रॉफी मोहर सॉल्ट, इसका फॉर्मूला लिखना FeSO4 डॉट, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला पता है क्या? अमोनियम सल्फेट 3 क्यों 4, NH4 का ट्वाइस SO4। देखो NH4 1 पॉजिटिव होता है, अभी तो बना के दिखाया था अमोनियम आयन, अमोनिया से तो बना था ना अमोनियम आयन, जैसे हाइड्रोजन से वाटर से हाइड्रोनियम आयन बना था, वैसे ही अमोनिया से अमोनियम आयन नहीं बना था क्या अभी? तो वो था NH4 1 पॉजिटिव, और सल्फेट तो आपको पता है SO4 2 नेगेटिव होता है, तो यहाँ का 2 अमोनिया के पास आएगा, अमोनिया का 1, अमोनियम का 1 सल्फेट के पास जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? NH4 का ट्वाइस SO4, दिस इज अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो क्या बोला? पहला सॉल्ट क्या था? फेरस सल्फेट, दूसरा अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O, ये है मोहर सॉल्ट। ठीक है, और एक और जो मैंने लिखा है कॉमा डाल के वो भी लिख लेते हैं, पोटैश एलम कॉमा पोटैश एलम मोहर सॉल्ट हो गया। फिर पोटैश एलम POTASH पोटैश एलम ALUM पोटैश एलम, फॉर्मूला भी लिख लो हाइफन डाल के, ये वाला K2SO4 डॉट Al2SO4 का थ्राइस डॉट 24H2O, ये दोनों डबल सॉल्ट के एग्जांपल हैं। ठीक है, तो शुरुआत कैसे की थी सेंटेंस की? डबल सॉल्ट सच एज मोहर सॉल्ट, पोटैश एलम एक्सेट्रा, double salt such as moher salt, potash alum etc. dissociate into simple substances, dissociate into simple substances, dissociate into simple substances or ions completely, or ions completely when dissolved in water, when dissolved in water। एग्जाम्पल के लिए नीचे ले लो, मोहर सॉल्ट ही ले लो, लिखो मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला FeSO4 डॉट NH4 का ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, लिए एरो मार दो। यहां तक पहुंचे सब? फॉर्मूला लिखना है मोहर सॉल्ट का और एरो बनाओ। अब सारे आयंस के नाम लिखते हैं, तो लिखते चलो क्या क्या बनेगा? Fe2 प्लस, फॉलो कर रहे हैं क्या साथ में? Fe2 प्लस बना, प्लस 2NH4 पॉजिटिव, दो बनेगा ना अमोनिया, एक मॉलिक्यूल में दो अमोनियम है ना, 2NH4 का 1 पॉजिटिव। व्हाट एल्स? सल्फेट भी दो बनेंगे, एक FeSO4 से आ रहा होगा, एक आपका अमोनियम सल्फेट से आ रहा होगा, तो 2SO4 का 2 नेगेटिव। फॉलो कर रहे हैं क्या? एक Fe2 पॉजिटिव मिलेगा, दो अमोनियम आयन मिलेंगे और दो सल्फेट आयन मिलेंगे, प्लस पानी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मोहर सॉल्ट पानी में जाके अलग अलग हो जाएगा। तो ये तो बात होगी डबल सॉल्ट की। अब लिखते अगला पैराग्राफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के लिए, नेक्स्ट लाइन में ऑन द अदर हैंड, ये लिखा है मैंने नंदनी, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड इन कॉम्प्लेक्सेस, इन कॉम्प्लेक्सेस द कॉम्प्लेक्स आयन does not dissociate, in complexes the complex ion does not dissociate। एग्जाम्पल में आप ये ले लो K4FeCN6 को, K4FeCN6 लिखिए पहले फॉर्मूला, K4FeCN6 मारिए एरो ऐसा। ठीक है, क्या क्या मिलेगा? K4 क्या, K4 तो 4 तो उसको वहां से मिला ना, K पॉजिटिव 4K पॉजिटिव, क्या मिलेगा? 4K पॉजिटिव एंड FeCN6 का 4 नेगेटिव, वो भी एक, बस एक ही मिलेगा वो। समझ रहे हैं क्या? ये और आप सोचोगे कि Fe2 पॉजिटिव और Cn नेगेटिव में डिसोसिएट होगा, तो नहीं होगा। ये कॉम्प्लेक्स आयन विल नॉट फर्दर डिसोसिएट। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है,
चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखते हैं। अभी तक अपन उसको न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन ही बोल रहे थे ना, अभी तक तो लाइगेंड हमने कॉपी में लिखा ही नहीं है, तो लाइगेंड हमारे लिए नया वर्ड है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज लिखते हैं जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे फ्रीक्वेंटली। तो लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री से रिलेटेड है। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, पहला शुरुआत लाइगेंड से ही करते हैं। फर्स्ट लिखेंगे लाइगेंड। मेटल एटम तो जानते हैं क्या होता है ना, मेटल एटम। तो लाइगेंड से शुरुआत करते हैं, लाइगेंड्स। हाइफन डाल के लिखना। द डोनर एटम्स, द डोनर एटम्स comma molecules or anions, donor atoms comma molecules or anions which donate a pair of electrons, which donate a pair of electrons, molecules और anions, ये तीनों हो सकते हैं। और ये कर क्या रहे हैं? They are donating a pair of electrons which donate a pair of electrons किसको? To the metal atom, to the metal atom, and form a coordinate bond, and form a coordinate bond, and form a coordinate bond, are called ligands, are called ligands। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ एग्जांपल लिखते हैं। दिस मे बी सिंपल आयंस सच एज, this may be simple ions such as, this may be simple ions such as Cl negative chloride, Cl negative, ये सिंपल आयन है, मोनोटॉमिक है, ठीक है। कॉमा स्मॉल मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते थे जैसे कि वाटर हो गया, अमोनिया हो गया। स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज H2O और NH3। सिंपल आयन का एग्जांपल क्लोराइड लिखा हमने, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लिख रहे हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज H2O and NH3, comma large molecules such as, large molecules such as ethylene diamine, नाम लिखना ethylene, ETHYLENE, diamine, ethylene diamine, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखना इसका CH2NH2, CH2NH2, डाइअमाइन बोल रहे हैं। तो दो अमाइन ग्रुप है और इथिलीन इथ है, ठीक है। इसका IUPAC नेम होता है इथेन 1,2 डाइअमाइन, है ना, इथेन 1,2 डाइअमाइन। और इसको हम जनरली अपने लाइगेंड में इतना बड़ा फॉर्मूला तो लिखेंगे नहीं, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है EN, ब्रैकेट में EN भी लिख लेना। EN स्टैंड्स फॉर इथिलीन डाइअमाइन या इथेन 1,2 डाइअमाइन। अब इनमें क्या होता है ना, जो दो नाइट्रोजन है हमारे पास, देखना ध्यान से, CH2 के पास NH2 है, दूसरे CH2 के पास भी, और ये दोनों N के पास क्या है? एक लोन पेयर। जैसे अमोनिया के पास लोन पेयर होता है, देखो ये अमाइन अमोनिया से ही तो बना है। आप इमेजिन करो कि अमोनिया का एक H हटा और उसकी जगह कार्बन आ गया, तो बन गया मिथिलामाइन, मिथिलामाइन, समझ रहे हैं क्या? तो N के पास तो लोन पेयर होगा ना, जैसा अमोनिया के पास है लोन पेयर, तो ये लोन पेयर से क्या करेगा, वो ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। सही बना एरो टुवर्ड्स मेटल, मेटल एटम, है ना। और ये देखो कितनी बॉन्ड बना रहा है, एक ही मॉलिक्यूल दो बॉन्ड बना रहा है, देखिए दो लोन पेयर है उसके पास, समझ रहे हैं क्या? तो इस टाइप के लाइगेंड्स को हम डाइडेंटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइडेंटेट। डाई मतलब टू और डेंट मतलब दांत होता है, उसके पास दो दांत है, ये दो तरफ से काटेगा मेटल को। कहने का मतलब अमोनिया, अगर आपको 6 इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, ध्यान से सुनना, अगर आपको 6 इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए तो अमोनिया आपको 6 लेना पड़ेगा, क्योंकि हर एक अमोनिया एक ही दे रहा है ना,
पर अगर आपके पास इथिलीन डाइअमाइन है तो 3 से काम हो जाएगा। क्या बोलते हैं? क्योंकि हर एक इथिलीन डाइअमाइन 2 मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। डाइडेंटेट है ना ये। अमोनिया इज अ मोनोडेंटेट, वाटर इज अ मोनोडेंटेट, बट इसके पास 2 एटम है विद इन द मॉलिक्यूल इटसेल्फ। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 एलिमेंट है या 2 एटम है जिनके ऊपर लोन पेयर्स हैं, तो दे बोथ कैन डोनेट, और इस तरीके से वो क्या बना लेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल एटम। तो एक मॉलिक्यूल 2 सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दे रहा है, तो 6 के लिए 3 काफी है। या तो 6 क्लोरीन लो, 6 अमोनिया लो, 6 पानी लो, या 3 ये ले लो, काम एक ही जैसा करेंगे। आपको तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर से मतलब है ना, वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर वो दे देंगे, ये दे देगा 3 मिल करके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन डाइडेंटेट। ऐसा हेक्साडेंटेट भी आता है। हेक्साडेंटेट मतलब एक ही मॉलिक्यूल के पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, वो 6 बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल बना देगा, तो हमको अमोनिया की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं क्या? ठीक है। हाँ चलिए, क्या ये वाला लिखिए एग्जांपल, इथेन 1,2 डाइअमाइन या इथेन डाइअमाइन। फॉर्मूला भी लिखना CH2NH2 CH2NH2 एंड उसका सिंबल EN होता है। मतलब फॉर्मूले में आपको EN दिखेगा। सुन रहे हैं क्या? यहाँ पे अमोनिया की जगह जैसे CN है ना, इसकी जगह आपको EN3 दिखेगा। फिक्स नहीं ना, 3 दोनों का मतलब है कि, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, the ligands are the ligands are the ligands are Lewis bases, the ligands are Lewis bases, LEWIS। लुइस एसिड और लुइस बेस होता है ना। लुइस ने एसिड बेस को किस टर्म्स में डिफाइन किया था? इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, कि बेसेस आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स एंड एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। और ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने कैसे डिफाइन किया था? एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। ये 2 डेफिनेशन 11th में पढ़ते थे ना इक्विलिब्रियम चैप्टर में, एसिड बेस के। उसके पहले तो अपन क्लासिकल डेफिनेशन और एरिनियस इक्वेशन, एरिनियस डेफिनेशन पढ़ते थे। क्लासिकल डेफिनेशन था कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। फिर एरिनियस आए, एसिड्स आर द वन व्हिच लिबरेट या व्हिच रिलीज H पॉजिटिव आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। फिर लुइस आए कि एसिड्स आर द वन व्हिच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, तभी उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और बेसिस के पास इलेक्ट्रॉन होता है एक्स्ट्रा में, जैसे अमोनिया है, अमोनिया इज अ लुइस बेस, AlCl3 इज अ लुइस एसिड। याद है कहां यूज करते थे अपन AlCl3 को? ट्रिडलक्राफ्ट। ट्रिडलक्राफ्ट में लिखते थे एनहाइड्रस AlCl3, ये वही AlCl3 अलग थोड़ा AlCl3, तो वो लुइस एसिड ही था ना, तभी तो वो क्लोरीन को अपनी तरफ खींचता था, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। तो आपको क्या लगता है Cl2 से Cl प्लस कैसे बनेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था ना वो रिएक्शन। बेंजीन के सारे रिएक्शन का नाम क्या था? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वही ऑर्थो पैरा वाला या मेटा वाला। तो Cl2 से Cl प्लस कैसे बन गया? AlCl3 ने बनाया। AlCl3 इसके पास आया, इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अब देखो ना, ये आपके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के अराउंड 3 ही एलिमेंट है, 3 क्लोरीन है। तीनों के साथ अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन ही हो रहे हैं, जबकि ऑक्टेट रूल तो बोलता है 8 होने चाहिए। बट तब भी ये स्टेबल है, ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन की कमी तो है। तो ये कहलाते हैं लुइस एसिड्स। तो इसने इसका इलेक्ट्रॉन लिया, तब ये Cl प्लस बना, ठीक है। ये इसको कैरी करके लेके जाएगा बेंजीन के पास, और तब जाके बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर, सॉरी एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, बेसेस आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। तो बेसिस लाइगेंड्स हो सकते हैं बेसिस लाइगेंड्स। तो ये अपन लिख रहे हैं कि लुइस बेसिस लाइगेंड्स आर लुइस बेसिस। लिखिए लाइन पूरी, ligands are Lewis bases, whereas central metal atom or ion, उनको क्या बोलोगे? लुइस एसिड बोल दोगे, हाँ है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, और लुइस के अकॉर्डिंग तो ये एसिड्स होते हैं। whereas central metal atom या ion is Lewis acid, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लाइगेंड के अंदर ही अपन ना अभी ये इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, वही मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट, पॉलीडेंटेट, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे
ligand may contain ligand may contain ligand may contain one or more than one donor atom. One or more than one donor atom. Ligand may contain one or more than one donor atom. ठीक है, next line में if only one donor atom is present, if only one donor atom is present, if only one donor atom is present, it is called as unidentate. It is called as unidentate या monodentate भी बोल सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम है. यूनि मतलब भी वन होता है और मोनो मतलब भी वन है. तो यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट आर सेम है ना. कहीं और मोनोडेंटेट सुनोगे तो नया मत समझना, होता सेम है ना. यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट. एग्जांपल में अमोनिया लिख लो NH3 H2O एंड CN नेगेटिव. अमोनिया H2O एंड CN नेगेटिव. ठीक है. अब आपको लग रहा हो कि वाटर में तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, पर एटम तो एक ही है डोनेट करने वाला. हम इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बोल रहे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर दो होने चाहिए, हम दो डोनर एटम बोल रहे हैं. तो वाटर में तो डोनर एटम एक ही है ना, और वो है आपका O. उसी के पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये बाइडेंटेट नहीं होगा, ये यूनिडेंटेट ही है. ठीक है. वी नीड टू डिफरेंट डोनर एटम्स. जैसे इस वाले में दिख रहे हैं आपको कि दो अलग अलग नाइट्रोजन है, दोनों के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो डोनेट कर सकते हैं, इस टाइप से बॉन्ड बना सकते हैं. बट एक ही एटम के पास अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना पाएगा. ठीक है. ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे दो डोनर एटम के लिए. लिखेंगे if it contain two donor atoms, if it contain two donor atoms, it is called bidentate. It is called bidentate. और एक और नाम बाई का एक और क्या होता है दो के लिए, डाई, और डाइडेंटेट, और डाइडेंटेट. Full stop. These are also called chelating ligands. या पता नहीं आपके स्कूल में कुछ और प्रोनाउंस किया होंगे इसको, तो क्या बोल रहे हैं कुछ chelating ligands. उसका रीजन है, देखना, ये ना रिंग्स बनाते हैं, किलेट रिंग्स बोलते हैं इनको हम. जैसे मान लो ये आपका मेटल एटम है और ये रहा हमारा वही CH2NH2 और CH2NH2, ये ना लाइगेंड. अब जब ये मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो एक रिंग नहीं बन रही अंदर, इसी को किलेट रिंग बोलते हैं. समझ रहे हैं क्या? किलेट रिंग. ठीक है. अब देखो क्वेश्चन आता है कई बार कि विच इज मोर स्टेबल, दिस या ऊपर वाला. दोनों में दो बॉन्ड बन रही कोऑर्डिनेट, इसमें भी दो बॉन्ड बन रही कोऑर्डिनेट, इसमें भी दो बन रही है. फर्क क्या है? फर्क है कि यहां पे एक डाइडेंटेट ने बनाया है और यहां दो मोनोडेंटेट ने एक एक बॉन्ड बनाई है. दूसरा फर्क है स्टेबिलिटी का. इसने दोनों हाथ से पकड़ के रखा उसको ना, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर और स्टेबल बॉन्ड बनी है इन कंपैरिजन टू दिस. समझ रहे हैं क्या? तो किलेटिंग रिंग कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन दिस काइंड ऑफ कंपाउंड्स, ओपन रिंग कंपाउंड्स. ये क्लोज रिंग हो गया है ना, इसलिए इसका नाम है किलेटिंग रिंग. और इस टाइप के लाइगेंड्स जो इस टाइप का रिंग बनाते हैं बाय फॉर्मिंग मल्टीपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर नोन एज किलेटिंग लाइगेंड्स. समझ रहे हैं क्या? ये तो दो वाला देखा हमने, ऐसे अगर तीन चार वाले होंगे तो वो भी इस टाइप की मल्टीपल एटम की रिंग बना रहे होंगे. अब देखो ना इस पूरे रिंग में कितने एटम हो गए हैं. कार्बन है, नाइट्रोजन भी है, फिर ये खुद मेटल एटम है, फिर ये वाला नाइट्रोजन भी है, फिर ये कार्बन भी है. इतने 5 या 6 मेंबर की रिंग बन रही है. 5 मेंबर है ना रिंग में, 1 2 3 4 5. इस H को मत काउंट करना, H तो नाइट्रोजन के साथ है ना, वो रिंग का पार्ट थोड़ी ना है, नाइट्रोजन रिंग का पार्ट है.
ये वाला कार्बन रिंग का पार्ट है। तो देखो 5 मेंबर्ड रिंग, एक 5 मेंबर की रिंग बन गई है किलेटिंग रिंग्स। समझ रहे हैं? देख भाई क्या है, तेरा भाई आया। लिख लिया नाम, लिख लिया ना, किलेटिंग लाइगेंड्स। ओके, एंड द रिंग इज कॉल्ड किलेट रिंग, लिख लिए। एंड द रिंग इज कॉल्ड, एंड द रिंग इज कॉल्ड किलेटिंग रिंग्स। एक एग्जांपल बना लो ये वाला। बस यही लिखा है कि एंड द रिंग इज कॉल्ड किलेट रिंग, CHELATE। लाइगेंड का नाम किलेटिंग लाइगेंड है, एंड द रिंग इज कॉल्ड किलेट रिंग। ठीक है, और ये एग्जांपल बनाना, एक रिंग दिखना चाहिए। ठीक है, एक और डाइडेंटेड लाइगेंड का एग्जांपल लिखना। ये हो गया ना, जल्दी लिखो। ये हो गया इथेन 1,2 डाइअमाइन। ये कैसा है, न्यूट्रल है कि आयनिक लाइगेंड है? इथेन 1,2 डाइअमाइन एक न्यूट्रल लाइगेंड है या आयनिक लाइगेंड है? क्यों आयनिक? तो चार्ज थोड़ी ना इसमें, तो एक तो नॉर्मल कंपाउंड है हमारा, कार्बन की चारों बॉन्ड बन रही है, नाइट्रोजन की 3-3 बॉन्ड बन रही है, ये तो फुल स्टेबल कंपाउंड है, तो न्यूट्रल होगा। तो ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, हो गया ये वाला एग्जांपल। एक और लिखते हैं, एक एग्जांपल और, डाइडेंटेड का एक एग्जांपल और। ऑक्सैलिक एसिड जानते हैं क्या होता है ऑक्सैलिक एसिड? हाँ ठीक है, मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। COOH ये होता है आपका ऑक्सैलिक एसिड। इसका आईयूपीएसी क्या होगा? इथॉक्सी कहां से आ गया? इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, दो कार्बन है, इथेन, दोनों कार्बन ओइक एसिड है, 1,2 डाइओइक एसिड, कॉमन नेम इज ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, अब ध्यान देना इधर, हमको पता है ना एसिड है तो H पॉजिटिव लिबरेट करेगा, तो पानी में आने के बाद ये दोनों H पॉजिटिव निकल गए, तो अब क्या बच गया? ये कहलाता है ऑक्सलेट आयन। क्या कहलाएगा? देखो जब तक H कंबाइन था ना तब तक ये आयनिक नहीं था, बट अब ये एनायनिक हो गया है, अब ये लाइगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो दिस इज अ ऑक्सलेट आयन, जो कि एक तरह का क्या होता है, डाइडेंटेट लाइगेंड होता है। ये भी किलेट रिंग बनाएगा, इस तरीके से क्या बनाएगा, ये भी किलेट रिंग, और इसको हम डिनोट करते हैं ऑक्स से। किससे? ऑक्स। जैसे इथेन 1,2 डाइअमाइन के लिए क्या सिंबल था, EN, इसके लिए अपन यूज करते हैं ऑक्स। कई जगह ऐसा भी लिखा रहता है ना ब्रैकेट के अंदर, C2O4, 2 नेगेटिव है टोटल इसका चार्ज। देखो इथेन 1,2 डाइअमाइन न्यूट्रल था, बट ये न्यूट्रल थोड़ी ना है, 1 नेगेटिव मिलकर 2 नेगेटिव है, तो ये भी ऑक्सलेट आयन है ना। तो ये लिखा होगा तो भी अपन समझ जाएंगे ऑक्सलेट है, या फिर OX। तो ऐसे अपन पहचानेंगे कि हमारा जो लाइगेंड है वो कौन सा है, क्योंकि उसके बाद ही तो नाम लिख पाओगे ना उसका। NH3 तो समझ जाओगे अमोनिया है, H2 समझ जाओगे वाटर है, CN समझ जाओगे साइनाइड है, Cl समझ जाओगे क्लोराइड है, बट OX लिखा होगा तो ऑक्स थोड़ी ना होता है। ऑक्स, ऑक्स तो कोई एनिमल को बोलते हैं क्या? हाँ, हाँ, तो ये ऑक्स मतलब ऑक्सलेट है, और EN मतलब क्या है, इथिलीन डाइअमाइन या इथेन 1,2 डाइअमाइन। ठीक है, चलिए कुछ और टाइप के लाइगेंड्स उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।